हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था भाई नेशनल इनकम क्या होती है और उसके क्या क्या जो आपकी नेशनल इनकम है उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी क्या क्या धारणाएं हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का माप। यानी किस प्रकार से हम राष्ट्रीय आय को माप सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है, यानी कि जो इसका मेजरमेंट किया जाता है वो 3 लेवल पर किया जाता है। 3 लेवलों पर इसका जो राष्ट्रीय आय का माप किया जा सकता है। सबसे जो फर्स्ट जो लेवल है वो आपका है प्रोडक्ट लेवल या उत्पाद स्तर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन या इनकम लेवल, फिर आपका एक्सपेंडिचर लेवल। ये तीनों स्तर आपका उत्पाद स्तर, वितरण तथा आय स्तर और व्यय स्तर। हम सबसे पहले देखते हैं भाई 1917 के अंदर 1917 के अंदर प्रोफेसर शुम्पीटर ने इन तीनों स्तरों पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का सुझाव दिया था। फिर यूएसए के अंदर जो आपके एमसी मिशेल्स और कुजनेट्स ने भी 1935 के अंदर इन तीनों स्तरों पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए सुझाव दिया। उसके बाद यूके में मीड और स्टोन ने 1941 में तीनों स्तरों पर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। आगे हम देखते हैं जो इंडिया के अंदर जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन तीनों स्तर पर जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं इसके भाई जो आपकी नेशनल इनकम है उसको मेजरमेंट के क्या क्या मेथड हैं या क्या क्या उसकी विधियां हैं। तो जो नेशनल इनकम के जो मेथड है या उसकी जो विधियां हैं, 3 मेथड है। सबसे पहले आपका है प्रोडक्ट मेथड, उत्पाद विधि, इसको हम वैल्यू एडिड मेथड भी बोल सकते हैं, इनकम मेथड आय विधि, और एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि। फर्स्ट हम आज तीनों का डिस्कस अलग अलग से करेंगे। फर्स्ट आज का जो आपका है वो आपका है प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड, मूल्य वृद्धि विधि या फिर आपकी आय विधि क्या होती है। तो इसको हम आपकी जो आपका प्रोडक्ट मेथड है इसको वैल्यू एडिड मेथड भी बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोल सकते हैं, और नेट आउटपुट मेथड, शुद्ध उत्पाद विधि भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जैसे कि इसके जो आपका प्रोडक्ट मेथड है इसमें किस प्रकार से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है, इसकी डेफिनेशन आपकी है मैं जो आपकी उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत प्रत्येक उत्पादक उद्यम के उत्पादन में योगदान की गणना करके, यानी कि जो प्रत्येक उत्पादक उद्यम लगाया गया है देश की घरेलू सीमा के अंदर उसके उत्पादन की योगदान की गणना करके क्या करती है वो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है। यानी कि जितना भी उत्पादक उद्यमों के द्वारा जितना भी उत्पादन किया जाता है देश एक वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, उन सभी का हम क्या बोल सकते हैं वह एक प्रकार से ये बाजार मूल्य है। तो जब एक देश की घरेलू सीमा के अंदर अंदर की गई मूल्य वृद्धि यानी कि जितने भी मूल्य वृद्धि की जाती है उत्पादन क्षेत्रों के द्वारा उसके जोड़ को ही हम क्या बोलते हैं आपकी घरेलू आय बोलते हैं या आय कहते हैं। जब हम घरेलू आय के अंदर विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलती है, राष्ट्रीय आय मिल जाती है। आगे चलकर इसके आपके क्या क्या हम देखते हैं क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्ट और वैल्यू एडिड मेथड, क्या क्या स्टेप्स इसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं। सबसे जो फर्स्ट इसके अंदर स्टेप्स है वो आपका है उत्पादक उद्यमों की पहचान तथा वर्गीकरण, यानी कि जो भी आपके उत्पादक जो उद्यम होते हैं यानी कि प्रोडक्शन जो इंटरप्राइज होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन किस प्रकार से करनी है और उनकी आइडेंटिफाई किस प्रकार से किया जा सकता है। इनके उनको जो भी उत्पादन की इकाइयाँ होती है उनको उनकी पहले पहचान की जाती है और उनको फिर आगे जाकर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो हम मेनली देखते हैं इंडिया के अंदर अगर जो प्रोडक्शन इंटरप्राइज है वो उनको हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपके प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर अब हम देखते हैं किसे कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो आपका वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज करके क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें सारी जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो क्रियाएँ होती हैं, उनको शामिल किया जाता है। जैसे मछली उद्योग है, खनिज उद्योग है, इसके अंदर इसमें शामिल किया जाता है। तो इसके जो भी प्राकृतिक जो संसाधन है जैसे आपका है लैंड है, वाटर है, फॉरेस्ट्स है,
खान है, इन सभी का प्रयोग करके क्या किया जाता है, आपका प्रोडक्शन किया जाता है। फिर दूसरा इसके अंदर जो आपका सेक्टर होता है वो आपका है सेकेंडरी सेक्टर। इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं। यानी कि ये क्या करता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के अंदर क्या करता है, ये बदलता है। यानी कि कच्चे माल से जो आपकी फाइनल गुड्स होती है उसके अंदर उसको बदलने का काम करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं। जैसे हम देखते हैं भाई कपास से कपड़ा बनाया जा सकता है और गन्ने से चीनी बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, एक वस्तु को दूसरी प्रकार की वस्तु में बदलने का काम करता है। तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है। थर्ड आता है टर्सरी सेक्टर, या इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। इस क्षेत्र के उद्यम में केवल सेवाओं का उत्पादन करते हैं। यानी कि जो भी सेवाएं होती हैं, जैसे बैंकिंग है, परिवहन है, कम्युनिकेशन है, बिजनेस है, और जो आपका कॉमर्स है, यानी कि वाणिज्य है, इन सभी का इसके अंदर क्या है, इनको सभी को शामिल किया जाता है। फिर आपका है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो आपकी एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू ऐड, मूल्य वृद्धि की इसके अंदर क्या की जाती है, गणना की जाती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज वैल्यू एडिड, यानी मूल्य वृद्धि क्या होती है। मूल्य वृद्धि क्या होती है, जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस होता है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का मूल्य में से अगर हम जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है, मध्यवर्ती जो उपभोग होता है, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास मूल्य, आपकी जो वैल्यू एडिड बच जाता है, मूल्य वृद्धि बच जाती है। अब देखते हैं आगे हम भाई, जो आपकी वैल्यू एडिड क्या होती है, मूल्य वृद्धि व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। मूल्य वृद्धि का तो हमें पता चल गया भाई, वैल्यू एडिड क्या होती है, जब हम प्रोडक्ट के प्राइस में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या जाती है, वैल्यू ऐड बच जाती है। तो हम देखते हैं भाई, किसी भी प्राइस जो आपका आउटपुट होता है उसकी क्या वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट की वैल्यू किसे कहते हैं, एक आउटपुट की वैल्यू क्या हो सकती है। एक आउटपुट की वैल्यू से हमारा एक लेखा वर्ष के दौरान, एक अकाउंटिंग ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग ईयर, जो फर्म के द्वारा जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य को ही हम कहते हैं भाई आउटपुट की ये आपकी वैल्यू है। यानी जो भी फर्म के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, उत्पाद का मूल्य कहते हैं। यदि अगर मान लेते हैं बस जितना भी एक वर्ष के दौरान फर्म ने जितना भी उत्पादन किया है वो सारा का सारा उत्पादन बिक जाता है, तो आपका जो उत्पाद का जो मूल्य होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपकी बिक्री के बराबर होगा, यानी कि सेल के बराबर होगा। अगर एक वर्ष के अंदर जितना उत्पादन किया वो सारा का सारा बिक जाता है। फिर ऐसा हम देखते हैं ऐसा नहीं होता भाई, कई बार जितना प्रोडक्शन फर्म के द्वारा किया जाता है वो सारा का सारा सोल्ड नहीं होता, सेल नहीं होता, तो वो बच जाता है। तो अगर जो माल बच जाता है, जो भी प्रोडक्शन बच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्टॉक में जोड़ देते हैं। यानी कि किसी भी देश के स्टॉक के अंदर जोड़ देते हैं। तो जो स्टॉक के अंदर जोड़ने से उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक, यानी कि स्टॉक में क्या परिवर्तन हुआ, चेंज इन स्टॉक। इसको जो भी बच जाता है उसको हम चेंज इन स्टॉक के अंदर शामिल किया जाता है। तो अब हम देखते हैं जो आपका वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद का मूल्य क्या हो सकता, क्या किसके बराबर होगा, वो आपकी बिक्री के बराबर, यानी कि जो भी आपने उत्पादन किया है वो सेल कितना हुआ है, और आपके पास चेंज इन स्टॉक में आपका परिवर्तन कितना हुआ है। मान लेते हैं भाई किसी भी एक साल के अंदर पहले जो आपका स्टॉक था वो फाइव का था, और जो अब बढ़कर वो क्या इतना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो इसका मतलब हम देखते हैं चेंज इन स्टॉक कितना हुआ, वो 5 का हुआ। तो इसी प्रकार से हम आगे फिर आपके कहते हुए जो आपके हमने देखा था भाई, जो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, मध्यवर्ती उपभोग किसे कहते हैं। एक प्रकार से जो इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है वो क्या होता है, जो आपकी नॉन फैक्टर जो इनपुट्स होते हैं उसके मूल्य से उसका प्राइस होता है। गैर साधन आगतों के मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन कहते हैं। तो इसमें जो भी आपके इसमें देखते हैं भी, जो वे आगत होती हैं जो भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम के साधन के आगत के अतिरिक्त है। यानी कि जिस प्रकार से जो आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है
वो जितने भी आपके भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम के इन साधनों के अतिरिक्त जो भी आय होती है, जो भी उपभोग किया जाता है, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। उन सभी का जो मूल्य होता है उसी को हम इंटरमीडिएट कंजप्शन बोलते हैं। इसका उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किए गए कच्चे माल को इसमें शामिल किया जाता है। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है उसी को हम इंटरमीडिएट कंजप्शन कहते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं व्हाट इज चेंज इन स्टॉक, यानी कि स्टॉक में परिवर्तन किसे कहेंगे। तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है, फाइनल स्टॉक माइनस इनिशियल स्टॉक। प्रारंभिक जो स्टॉक होता है, अगर उस अंतिम स्टॉक में से अगर हम प्रारंभिक स्टॉक निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बच जाता है, चेंज इन स्टॉक, यानी कि क्या परिवर्तन हुआ। पीछे भी हमने देखा था, मान लेते हैं किसी भी एक वर्ष के दौरान जो आपका फाइनल स्टॉक अब आता है वो आपका मान लेते हैं 100 आता है, और पिछला जो स्टॉक आपका था वो था 80 था, तो हम कहेंगे कि भी जो चेंज इन स्टॉक कितना हुआ वो 20 का हुआ है। तो अब हम देखते हैं जो आपकी वैल्यू एडिड होती है, मूल्य वृद्धि होती है, उसको किस प्रकार से उसकी मूल्य वृद्धि को जो गणना होती है या जो किसी भी उद्यमों के द्वारा जो वैल्यू ऐड होती है वो किस प्रकार से की जा सकती है। सबसे पहले तो आपकी इसके अंदर क्या है भाई, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि, ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। इसमें क्या होता है, जो भी आपका उत्पाद प्रोडक्ट का जो मूल्य होता है, अगर उसमें से हम इंटरमीडिएट गुड्स का मूल्य को माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या जाता है, जो आपके ग्रोस वैल्यू एड बढ़ आती है वो किस पर, मार्केट प्राइस पर। बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि किसके बराबर होती है, जो भी आपके पास प्रोडक्ट का जो मूल्य होता है, जो भी किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में से अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स का मूल्य, मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसको माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास क्या जाती है, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि होगी। उसके बाद आपकी क्या आती है, बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि, नेट वैल्यू एड एट मार्केट प्राइस। अगर जो भी हमारे पास ये जो बाजार कीमत पर जो सकल मूल्य वृद्धि थी उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को निकाल देंगे, मूल्य ह्रास को अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आती है, नेट वैल्यू एड एट मार्केट प्राइस। फिर आगे आपका है साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि, नेट वैल्यू एड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर इसमें हम देखते हैं जो आपकी जो भी हमने ये थी नेट वैल्यू एड एट मार्केट प्राइस पर, बाजार कीमत पर जो शुद्ध मूल्य वृद्धि थी, अगर उसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर माइनस कर देते हैं और उसमें हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम इसके अंदर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या जाती है, नेशनल इनकम आ जाती है। तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, जो आपकी साधन लागत पर जो शुद्ध इनकम होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि के अंदर से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकाल देंगे तो हम, और इसमें हम विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध साधन आय उसको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या जाती है, नेशनल इनकम आ जाती है। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं मैं किस प्रकार से वह मूल्य वृद्धि की, जो आपका मूल्य वृद्धि का एक एग्जाम्पल दे रखा है भाई, किस प्रकार से मूल्य वृद्धि की जा सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे भी कोई भी किसान होता है वो क्या करता है, गेहूं का प्रोडक्शन करता है, गेहूं का उत्पादन करता है, और जो क्या करता है भाई, जो उसके गेहूं का जो प्राइस होता है उसको गेहूं को बेचने के बाद या सेल करने के बाद उसको प्राइस कितने का मिलता है, 600 रुपये का मिलता है। और वो जो उसका मध्यवर्ती उपभोग है, यानी कि उस पर मान लेकर खाद बीज जो भी खर्चा है वो कितने का है, 200 रुपये का है, यानी कि उसका जो एक्सपेंडिचर हुआ वो 200 रुपये का हुआ, और उसको प्राइस कितने का मिला, 600 रुपये का। तो उसने कितने की वैल्यू ऐड की, उसने मान लेते हैं हम 400 रुपये की उसके अंदर क्या कर दी, वैल्यू ऐड कर दी, यानी कि उसका खर्चा कितना था, 200 रुपये का, और वैल्यू ऐड कर दी 600 रुपये की। उसके बाद क्या हुआ, जो किसान ने जो आपकी गेहूँ है वो किसको बेच दी, आटा मिल को। आटा मिल को 600 रुपये में वो क्या करता है, अपनी गेहूँ बेच देता है। तो आटा मिल क्या करता है, उसका आटा बनाता है और उसको 800 रुपये में आगे बेकरी वाले को बेच देता है। तो इसका मतलब उसने 600 रुपये में तो ली थी, लेकिन उसने जो वैल्यू ऐड की वो कितनी कर दी, 200 रुपये की कर दी। आगे जो बेकरी वाला वो क्या करता है, 800 रुपये का जो आटा है वो आटा मिल से लेता है, और उसका जो प्रोडक्ट का मूल्य है, यानी कि उसने जो भी
ब्रेड या जो भी बनाए उसका जो प्रोडक्ट का मूल्य वो 1000 रुपये है। तो इसलिए जो उसका कंजम्पशन था, जो मिडिएटरी कंजम्पशन था वो 800 का, तो इसने वैल्यू ऐड कितनी की, 200 की। उसके बाद जो बेकरी वाले ने जो उसका प्रोडक्ट, जो भी डबल रोटी या जो भी ब्रेड बनाया था, उसको दुकानदार को उसने कितने बेच दिए, 1000 रुपये में बेच दिए। तो 1000 रुपये में बेचने के बाद आगे दुकानदार ने क्या किया, आगे उसको फाइनल जब उसने उसको सेल किया तो उसको कितने मिले, 1200 रुपये प्राप्त हुए, और उसके लगे थे 1000 रुपये। तो इसने भी कितने की 200 रुपये की वैल्यू ऐड की। तो इस प्रकार से जो वैल्यू ऐड हुई, किसान ने कितने की 400 रुपये की वैल्यू ऐड की, आटा मिल ने 200 की, बेकरी वाले ने 200 की, और दुकानदार ने कितने की 200 की। तो इस प्रकार से जो आपकी टोटल वैल्यू ऐड होगी वो 1000 रुपये हुई। तो इस हम देख सकते हैं जो आपकी इसी जो वैल्यू ऐड, इसी को हम क्या बोलते हैं, जो वैल्यू जो मूल्य वृद्धि हुई है उसको हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जितनी भी ये वैल्यू ऐड की गई, इन सभी जो आपके उद्यमी थे, इन सभी के द्वारा जो भी आपकी वैल्यू ऐड की उसको हम बोलते हैं आपकी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जो आपकी नेशनल इनकम होती है उसका अनुमान लगाने के लिए हम किसको शामिल करते हैं, वो आपकी या तो हम जो आपका फाइनल जो आपका गुड्स का जो प्राइस है, फाइनल जो गुड्स का प्राइस है, या तो हम उसको शामिल कर लेते हैं, या फिर जो इनकी वैल्यू ऐड हुई थी, जितनी भी वैल्यू ऐड हुई उसको हम शामिल करते हैं। तो अब हमारे पास क्या आती है, जो वैल्यू ऐड की थी हमारे पास आ जाती है आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर इसमें से हम डेप्रिसिएशन को या मूल्यह्रास को निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। अब हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, शुद्ध घरेलू उत्पाद है बाजार कीमत पर। अगर इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हम निकाल देते हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बचाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस पर, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद साधन लागत पर। अब हमारे पास आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर इसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से शुद्ध साधन आय को अगर इसमें जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, और इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा हुआ किस प्रकार से जो आपकी प्रोडक्ट मेथड के द्वारा नेशनल इनकम का अनुमान लगाया जा सकता है। आगे चलकर हम देखते हैं जो आप जिस प्रकार से हमने क्या क्या इसकी सावधानियां बरती जा सकती है। आगे आपकी बुक में दे रखा है एक डायग्राम के थ्रू, इसी में यही है भाई, जैसे आपके तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। अगर तीनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि या सकल घरेलू उत्पाद आ जाता है। इसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को या मूल्यह्रास को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या जाता है, बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि या शुद्ध घरेलू उत्पाद आता है। फिर अगर इसमें से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकाल देते हैं तो हमारे पास आ जाता है साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि या शुद्ध घरेलू उत्पाद। अगर इसमें हम विदेशों से शुद्ध साधन आई, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को शामिल कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाता है, नेशनल इनकम आ जाती है। अब देखते हैं जो उत्पाद वृद्धि या मूल्य वृद्धि से जब हम नेशनल राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपकी जो भी आप, या तो हम केवल फाइनल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही हम इस मूल्य को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, या फिर जितनी भी उपभोक्ता उद्यमों के द्वारा जो भी आपकी वैल्यू ऐड की जाती है उसी को केवल राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। जो भी आपकी पुरानी वस्तुएं होती हैं उनके जो क्रय विक्रय को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो भी पुरानी वस्तुएं होती है अगर उनका क्रय विक्रय किया जाता है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका जो मूल्य होता है, जब जिस साल इनका प्रोडक्शन हुआ था, उत्पादन हुआ था, उसी साल इनका जो मूल्य है वो राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया गया था। और जो पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए जो भी दलाल होते हैं उनके कमीशन को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये उनकी सेवाओं के बदले एक प्रकार का पुरस्कार होता है, रिवार्ड होता है। फिर आगे हम केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती है, इंटरमीडिएट जो गुड्स होती है, उनका जो प्राइस होता है वो फाइनल गुड्स के अंदर शामिल होता है।
सब उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। यानी कि जो भी सब उपभोग के लिए हम जो भी उत्पादन का जो मूल्य है उसको हम क्या करते हैं, उत्पादन के अंदर शामिल करते हैं। क्योंकि अगर कोई भी अगर सब उसको अगर मार्केट के अंदर बेचता है तो उसके बराबर उसको क्या मिलता है, प्राइस मिलता है। जिन मकानों में मकान मालिक खुद रह रहे हैं उनका भी आरोपित किराया शामिल किया जाता है। क्योंकि अगर उसको किराए पर देते तो उसका भी क्या है, उसके मकान का भी क्या है, मूल्य होता। सब उपभोग सेवाओं को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता। इनके इसमें क्या है, सब उपभोग उत्पादन का जो मूल्य होता है उसको तो शामिल किया जाता है, लेकिन सेवाओं के मूल्य को, जो भी जिस प्रकार से हम देखते हैं कोई भी टीचर है घर में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ट्यूशन दे रहा है, तो उसके मूल्य को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता। क्योंकि जो सब उपभोग जो सर्विसेज होती हैं उनका अनुमान लगाना काफ़ी कठिन होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं जो आपकी हाउस वाइफ होती है उसकी सेवाओं के मूल्य का भी जो अनुमान लगाना वो क्या है, कठिन कार्य होता है। सरकारी क्षेत्र में शुद्ध मूल्य वृद्धि केवल कर्मचारियों के पारिश्रमिक के बराबर होती है। यानी कि जो भी सरकारी क्षेत्र में जो नेट जो वैल्यू ऐड होती है वो किसके, जो भी कर्मचारियों को जो पारिश्रमिक मिलता है, जो भी कर्मचारियों को जो दिया जाता है उसके बराबर होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा हुआ कि इस प्रकार इसके जो नेशनल इनकम का जो प्रोडक्ट मेथड था उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या सावधानियाँ रखी जानी चाहिए। फिर इसके अंदर आपकी जो भी जब हम प्रोडक्ट मेथड के द्वारा नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं तो इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, वो आपकी है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रोडक्ट मेथड के द्वारा जब हम नेशनल इनकम का अनुमान लगाते हैं या उसकी गणना करते हैं तो आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो क्या कहते, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से हमारा अभिप्राय यह है भाई किसी भी वस्तु के मूल्य की गणना एक बार से अधिक करना। जब कोई भी वस्तु है उसके मूल्य की गणना क्या होती है, एक बार से अधिक करना। प्रॉब्लम ऑफ वैल्यू एडिड इज द प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ ए गुड्स मोर देन वंस। यानी कि एक से ज़्यादा बार जो आपके गुड्स का मूल्य वो शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो भी आपका जब राष्ट्रीय आय का अनुमान हम लगाते हैं तो केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही इसके अंतर्गत जोड़ा जाता है। लेकिन कोई भी आपका जो उद्यम होता है वो जब भी अपनी जो उत्पादन को बेचता है तो वो अपने लिए उसको क्या मानता है, अंतिम उत्पाद ही मानता है। जिस प्रकार से हमने देखा था भाई जब किसान अपने गेहूं को 1 क्विंटल गेहूं को आटा मिल को बेचता है तो वो उसको क्या है, अपना अंतिम उत्पाद मानता है। और जो आटा मिल आटा बेचने के बाद क्या है उसको अपने लिए अंतिम उत्पाद मानता है। या फिर जो बेकरी वाला है वो भी जो अपना प्रोडक्शन उसको अंतिम उत्पाद मानता है और जो दुकानदार है उसको भी अंतिम उत्पाद मानता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं भाई आपकी जो वैल्यू ऐड की जाती है, वैल्यू जैसे 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 इस प्रकार से हम देखते हैं कोई भी किसान है 1 क्विंटल गेहूँ को बेचकर वो क्या करता है, 400 रुपये प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जो आपका किसान का जो मूल्य हो जाता है वो कितना हो जाता है, 400 रुपये हो जाता है। उसी प्रकार से जो आपका बेकरी वाला है वो 600 रुपये प्राप्त करता है, आटा मिल 600 रुपये प्राप्त करती है और जो बेकरी वाला है वो 800 रुपये प्राप्त करता है और आगे चलकर जो आपका जो शॉपकीपर होता है वो 900 रुपये। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अगर इनका टोटल लगा के चलें तो वो आपका कितना हो जाता है, 2700 रुपये आपका क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो नेशनल इनकम में इस प्रकार से क्या होगा, अगर इस प्रकार से हम ऐड करते चले जाएंगे बाय इंटरमीडिएट गुड्स कंजप्शन को भी अगर हम नेशनल इनकम को मेजरमेंट करते वक्त ऐड करते चले जाएंगे तो आपकी जो नेशनल इनकम होती है उसमें अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से इस डबल काउंटिंग से बचने के लिए हमें केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को इसके अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए या फिर जो वैल्यू ऐड होती है उसको ही नेशनल इनकम के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। फिर इस हम देखते हैं किस प्रकार से हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, किस प्रकार से डबल काउंटिंग से बचा जा सकता है। फाइनल आउटपुट मेथड, इससे बचने के लिए जो आपका एक है फाइनल आउटपुट मेथड, यानी कि केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य को ही इसके अंतर्गत क्या किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय आय के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। जो मध्यवर्ती उपभोग होता है, इंटरमीडिएट जो गुड्स का जो कंजप्शन होता है या रॉ मटेरियल होता है उसके प्राइस को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाना चाहिए। फिर आपका जो वैल्यू एडिड मेथड, इसमें हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू एडिड मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये आपने जो भी
जितनी भी जो वैल्यू ऐड की है इसको ही केवल राष्ट्रीय आय में हम शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका